मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है, मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूं। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव मेहमान हैं एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी व तरक्की। इससे पहले कि मैं उनसे उनकी मौजूदगी का एक फ़ायदा ज़रूर उठाऊँगा, क्योंकि सीपैक के हवाले से मैं चाहता हूँ उनसे इनिशियल सवाल करूँ, फिर जाहिर है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो अहम इस वक्त हालात हैं उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है जो मैं शेयर करता हूँ और मैं चाहूँगा कि एहसन इकबाल साहब इसको हमें इस पे मज़ीद गाइड करें। कहते हैं सीपैक का तसव्वुर जो है वो 1990 की दहाई में हुआ और पहला नुक्ता नज़र 1999 में आया था। ग्वादर बंदरगाह 2000 के वस्त में तामीर की गई और 2010 के बाद MUs पर दस्तखत हुए थे। और इस सिलसिले में ये भी कहा जाता है कि 22-23 मई 2013 को पाकिस्तान में चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और चीनी वज़ीर आज़म के दरमियान ग्वादर पोर्ट की हवालगी समेत पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर चीन और पाकिस्तान के दरमियान मंसूबों पर दस्तखत हुए थे। इसके साथ साथ ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जुलाई 2013 पे सीपैक की जो बुनियाद रखी थी वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रखी थी और चीनी सदर शी जिनपिंग ने 20 अप्रैल 2015 को पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान और चीन ने सीपैक के तहत 46 बिलियन अमरीकी डॉलर के ये इस पे इत्तेफाक किया। अच्छा, इस सिलसिले में ज़रा सा और बात भी है कि जुलाई 2023 में 10 साल हुआ और इसमें क्या क्या हुआ, इसमें हम एहसन इकबाल साहब से गाइडलाइन लेंगे क्योंकि बहुत ही अहम शख्सियत है इस हवाले से। 29 मंसूबे मुकम्मल हुए 10 साल में, 29 ही मंसूबे पे काम जारी है और 27 मंसूबा अभी ज़ेर गौर है। सीपैक के ज़रिए तवानाई 14, ट्रांसपोर्टेशन के 6, ग्वादर 4, सोशल इकनॉमिक डेवलपमेंट 5 मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। 2013-2023 तक तकरीबन 9 कमर्शियल जोन बनने थे। 1,92,000 लोगों को, पाकिस्तानियों को यहाँ नौकरी मिली। मुल्क भर में 510 किलोमीटर हाईवेज बनाई गई, 932 किलोमीटर रोड के काम मरम्मत और तामीर मुकम्मल की गई। तवानाई के मंसूबे में 8,000 मेगावाट बिजली का इजाफा हुआ। पाकिस्तान को अब तक 17 अरब 55 करोड़ डॉलर का रेवेन्यू हासिल हुआ। चीन ने अब तक 25 अरब डॉलर का बराह रास्त उसकी सरमायाकारी की। जी एहसन इकबाल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर जी। एहसन इकबाल साहब, मौजूदगी का ये थोड़ा सा मैंने चीज़ रखी थी, इसको आप ज़्यादा तौर पर क्लियर करें क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी मुशर्रफ साहब का कुछ कहते हैं, आसिफ जरदारी साहब का कुछ कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये सारा मंसूबा था। आप इसको कैसे देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया दानिश साहब। देखिए, जो इसकी हिस्ट्री है वो तो मैं आपको लेके जाऊंगा 97-99 के दौर में, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त उन्होंने गवादर का दौरा किया और मैं उस वक्त डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन था। मुझे उन्होंने हदायत दी कि मैं इंजीनियर्स को लेके जाऊं और कराची और गवादर की मकरान कोस्टल हाईवे के लिए प्रोजेक्ट इनिशिएट करूं। तो हम
उस वक्त बल्कि मीर जान जमाली साहब चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के, राजा नादिर परवेज मिनिस्टर थे कम्युनिकेशंस के। तो हमने 2 दिन बाकायदा कच्चे ट्रैक के ऊपर कराची से गवादर तक सफ़र किया और जो रोड थी उसकी अलाइनमेंट को फाइनलाइज किया। नेस्पाक के इंजीनियर्स भी साथ थे। तो गवादर पे काम तो 90 से शुरू है, लेकिन उस पे जो पे दर पे हुकूमतें बदलती रहीं उससे काम उस रफ्तार से नहीं हो सका। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दरकार था, राब्ते दरकार थे, मिसाल के तौर पे 2013 में जब हम बरसरे इक़्तिदार आए तो गवादर और कोयटा तक का राब्ता नहीं था। तो हमने सबसे पहले तरजीही बुनियादों पर 3 सालों में तकरीबन 650 किलोमीटर की ये सड़क जो गवादर को कोयटा से कनेक्ट करती है उसको मुकम्मल किया, जिसने कोयटा और गवादर का जो सफ़र है 2 दिनों से सुकेड़ के 6 से 7 घंटों में मुख्तसर कर दिया। इसी तरह दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे थे उनका भी आगाज़ किया गया। तो अगरचे मुख्तलिफ अदवार में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ, अगर जनरल मुशर्रफ ने मकरान कोस्ट के उस प्रोजेक्ट को जारी रखा, अगरचे उसमें ताख़ीर हुई। फिर पीपल्स पार्टी के ज़माने में जो सिंगापुर की कंपनी है वो डिफ़ॉल्ट कर गई, तो चाइनीज़ कंपनी को ग्वादर पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। लेकिन सी पैक का जो एक बाकायदा तस्वुर है ये उस वक्त पेश आया जब मई 2013 में चीन के वजीर आज़म ने पाकिस्तान का दौरा किया और उन्होंने नौ मुंतखब वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब को दावत दी कि आप चीन तशरीफ़ लाएं और हम चाहते हैं कि इस मौजू पे बातचीत करें। तो 5 जुलाई 2013 को वहाँ पर बाकायदा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हुए, जिसमें सी पैक के मंसूबे को शुरू करने के लिए एक फ्रेमवर्क तय किया गया कि जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी। उसकी निगरानी में हम मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाएंगे, जिसमें गवादर का ग्रुप भी था, एनर्जी का ग्रुप भी था, इंफ्रास्ट्रक्चर का था और इसी तरह इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का ग्रुप था, कि इन शोबों में वर्किंग ग्रुप्स बना के हम निशानदेही करें वो कौन से मंसूबे हैं जिनको हम शुरू कर सकते हैं। तो 2014 में जब सदर शी का दौरा पाकिस्तान के लिए तय हुआ सितंबर में, तो हमने तकरीबन JCCs की मीटिंग करके एक $46 अरब का पोर्टफोलियो उसका इंतखाब किया जिस पर इस पे काम शुरू होगा। लेकिन उस वक्त एक सियासी जमात ने धरना दिया हुआ था और बेहद अपीलें की गई उनसे, हर सतह के ऊपर अपील की गई कि आप ये धरना ख़त्म कर दें ताकि हम चीन के सदर के दौरे को मुमकिन बना सकें। उन्होंने वो धरना खत्म किया, लिहाजा वो दौरा मुलतवी हो गया अप्रैल, जैसे आपने कहा, 2015 तक। तो अप्रैल 2015 में जब प्रेसिडेंट शी आए तो इन $46 अरब के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत मुआहदों पर दस्तखत हुए और फिर बकिया जो हमारे 3 साल थे उसमें तकरीबन $25 अरब से ज्यादा सरमायाकारी उसमें से हमने एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में और दीगर कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स से, जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल भी थी, उसमें लगवा लिया और उसको मटीरियलाइज कर लिया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि इतने मुख्तसर कलील मुद्दत में 3 सालों में $25 अरब की बैरूनी सरमायाकारी मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में हुई हो। लेकिन जब फिर हुकूमत रजीम चेंज हुई, एक साजिश के तहत हमें निकाला गया, एक ना तजुर्बेकार हुकूमत लाई गई। उस हुकूमत ने हमारी मुखालफत में सी पैक को भी निशाने पर रख दिया और ऐसे बेतुके और गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए, इल्जामात लगाए, स्कैंडलाइज किया सी पैक को, जिससे चीन के सरमायाकारों का एतमाद बुरी तरह मजरू हुआ। उसका नतीजा ये निकला कि अगले 4 सालों में $1 का भी नया मंसूबा नहीं लगा। और जब हम 2022 में हुकूमत में आए तो हमें इस सूरत हाल का सामना था कि चीनी सरमायाकार, जिनकी एक बड़ी तादाद पाकिस्तान 2017-18 में आई थी, वो कोई वियतनाम चला गया, कोई कंबोडिया चला गया, कोई लाओस में चला गया, कोई और जगह चला गया। फिर खुद गवादर जो है उसमें हमने 2016-17 में पानी और बिजली के मंसूबे शुरू किए थे
आप अंदाजा कीजिए कि 4 सालों में उन मंसूबों पर कोई खातिर खा अमल नहीं किया गया और जानबूझ के गालिबन वहां पे लोगों में बेचैनी पैदा की गई ताकि सी पैक के खिलाफ एक सेंटिमेंट को भरा जा सके। और ये कुदरती बात है कि जब गवादर के लोग ये कहेंगे कि आप इतना बड़ा मंसूबा बना रहे हैं, हमारा तो पानी का मसला हल नहीं हुआ, हमें तो बिजली नहीं मिलती, तो हमें इसमें क्या फायदा है। तो ये सूरत हाल यूं लगता है कि या जानबूझ के पैदा की गई या इसमें मुजरिमाना गफलत थी। तो जब हमारी हुकूमत आई हमने इस चीज को तरजीह के ऊपर लिया और आपको ये जान के खुशी होगी कि 14 महीनों के अंदर अंदर हमने ईरान से जो 100 मेगावाट की पाइपलाइन वो भी मुकम्मल कर ली। इसी तरह जो नेशनल ग्रिड से गवादर को मिलाने वाली पंजगूर से ट्रांसमिशन लाइन थी उसे भी मुकम्मल कर लिया। और तीसरे नंबर पे जो गवादर को वाटर सप्लाई के मंसूबे थे जिसके लिए जो वाटर नेटवर्क बिछाना था उस पर काम नहीं हो रहा था, वो भी हमने 6 से 8 महीने में मुकम्मल कर दिया। अब इस वक्त गवादर को ना पानी का मसला है ना बिजली का मसला है। और फिर आप एक देखिए सबसे बड़ी मुजरिमाना गफलत कि गवादर डीप सी पोर्ट है और उसको मेंटेनेंस ड्रेजिंग दरकार होती है। 2 सालों के बाद जो सिल्ट आती है उसे साफ करना होता है, तो 4 सालों में उसकी मेंटेनेंस ड्रेजिंग नहीं की गई जिससे तकरीबन 1.5 मीटर उसकी गहराई कम हो गई और वहां पर बड़े जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकते थे। हमने फिर हुकूमत में आके इस मंसूबे को जारी किया और सिल्टिंग का काम शुरू किया जो इस वक्त हो रहा है और फरवरी में इंशाल्लाह मुकम्मल होगा तो फिर गवादर बड़े जहाजों को एंट्री करने के लिए काबिल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। मैं जरा सा थोड़ा सा सियासी मामलात पे भी आऊँ सर। मियां नवाज शरीफ साहब की अपील की जो दरख्वास्त है वो एक्सेप्ट हो गई सर और बहाल कर दी गई है। यकीनन अब वो केस लड़ेंगे। इस सिलसिले में एक वाक़या है सर। दूसरा, निगरां हुकूमत पंजाब ने अल अज़ीज़िया में उनकी सज़ा क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड है उसके सेक्शन 401 के तहत मअतल कर दी। नैब ने तोशाखाना केस में वारंट उनकी मअतल कर दिया। मियाँ साहब को कहते हैं कि जी वो क्योंकि मुजरिम थे और एब्सकॉन्डर भी थे, उसके अलावा प्रोटेक्टिव बेल उनको मिल गई। तो अब इन चीज़ों को सामने रखते हुए सर मुखालिफिन, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो तजिया निगार हों, चाहे वो किसी और शोबे से हैं, उनका ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो ये कानूनी रिलीफ मिल रहा है ये रिलीफ इतनी तेज़ी से दिया जा रहा है, इससे लगता ये है कि मियां साहब एक अरेंजमेंट के तहत आए हैं। इस पे सर क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब बहुत आपने अच्छा सवाल किया है ताकि ये जो हमारे मुखालफिन इस किस्म की बातें फैला रहे हैं उनका जवाब दिया जा सके। देखिए सबसे पहली बात जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आज पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसका ओपन माइंड हो, उसे ये नहीं पता कि 2017 में नवाज शरीफ साहब को एक जुडिशल कू के जरिए वजारत जो वजीर आजम का उहदा है वजारत उज़्मा से अलहदा किया गया था। और जावेद हाशमी साहब तो इसके बारे में इतला दे चुके थे जबकि वो खुद PTI के सदर थे कि एक जुडिशल कू होगा जिससे नवाज शरीफ साहब को हटाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहबान जो हैं वो उस साजिश में शरीक हैं। और उसी तरह हुआ जैसे उन्होंने कहा था कि केस बनाया गया पनामा का, उसमें कुछ नहीं निकला तो अकामा का बहाना बना के उनको नाअहल कर दिया गया। और वो फैसला ऐसा था कि वो दुनिया में किसी भी जो लीगल प्रोफेशन की बॉडी है वो उसमें पेश हुआ तो सब ने उस पर मजाक किया कि ये पाकिस्तान में किस तरह के फैसले होते हैं। फिर इसी तरह उसी साजिश के तहत जो वहाँ पर जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी और जो उस वक्त के जजेस साहिबान चंद एक थे जो उस साजिश में शरीक थे कि इमरान खान साहब को धक्के से हर कीमत पे हुकूमत में लेकर आना है, उनके निगरानी में नैब को एक सियासी इंतकाम का इदारा बनाया गया और झूठे सच्चे केस बनाने के लिए कहा गया। नतीजा ये कोई केस उनसे सच्चा तो नहीं बना, अलबत्ता झूठे केसों का एक पलंदा बना के उनको फिर ट्राई किया गया। एक केस तो ऐसा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो पहुंचा तो हाई कोर्ट ने मेरिट के ऊपर ही उसके नैब के फैसले को जो एहतसाब अदालत का था सस्पेंड कर दिया। दूसरा जो केस था
उसमें आपको मालूम होगा कि जो जज अरशद मलिक थे उनकी गवाही भी आई और फिर बाद अज़ां उनको अदलिया ने जज के मनसब से फारिग कर दिया कि ये जज लगने के लायक नहीं। अब मैं आपको ये कहूंगा कि आप ये देखिए डॉक्टर साहब, अगर किसी एग्जामिनर को ये कहा जाए कि तुम एग्जामिनेशन में ग्रेडिंग करने के लायक नहीं हो, हम तुम्हें इस मनसब से हटा रहे हैं, लेकिन फलां शख्स को जिसे तुम फेल कर गए हो उसका ग्रेड हम फेल ही तस्वर करेंगे, तो नवाज साहब को भी एक इंतकामन सजा दी गई। और आपको मालूम है कि वो उस वक्त गए हुए थे अपनी अहलिया के पास जो कि बिस्तर मर्ग पे थी और इलेक्शन आने वाला था, और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने वो सारी रुदात बताई है कि किस तरह एक अब रिटायर्ड जनरल उनके पास गए, उन्होंने कहा कि अगर आपने इनको सजा आप होल्ड नहीं की तो हमारी 2 साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इन हालात और वाकयात में जो नवाज शरीफ साहब को जबरदस्ती सियासत से अलहदा किया गया, सजाएं दिलाई गई, जिसमें उनका सियासी नुकसान जो हुआ सो हुआ, पर्सनल लॉस बड़ा हुआ। इस दौरान उनकी अहलिया की वफात हुई, उनकी वालदा की वफात हुई, वो दोनों के साथ इंसाफ नहीं कर सके उस मौके पर, बड़े पर्सनल उनके लॉसेस थे। तो अब अगर वो नाइंसाफी जो उनके साथ की गई और वो जज साहिबान बदकिस्मती से, जिन्हें जज कहना पड़ता है, जो इस साजिश का हिस्सा थे, वो तमाम अब रुखसत हो गए हैं और अब अदलिया में उस साजिश को छतरी देने वाला कोई नहीं बचा। तो अब ये क्या इंसाफ का तकाजा नहीं है कि उस लेगेसी को, जो एक साजिश की लेगेसी थी, उस पूरे इंतकामी अमल को जो झूठ की बुनियाद पर किया गया था, उसको अनडू किया जाए। और इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने अदालत से ही रजू किया है और अदालत से उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे आप माफी दे दें, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी अपील को कॉन्टेस्ट करना चाहता हूं, मुझे इजाजत दी जाए कि मैं अपनी अपील की समाअत के जरिए अपनी बेगुनाही साबित करूं। डॉक्टर साहब, इसी किस्म के केसेस हम पर भी बने थे, मुझ पर भी एक केस बना था जिसकी पदार्थ में जेल में गया, लेकिन मैंने भी अदालत में यही मौक़िफ़ लिया था कि मैं अपनी बेगुनाही पेश करना चाहता हूं और नैब का जो कानून मुझ पे लगाया गया, उसी कानून के तहत, कोई नए कानून के तहत नहीं, पुराने कानून के तहत ही मैं नैब से कहूंगा कि ये साबित करे कि कोई बदउनवानी का केस है। और उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि वो झूठ था सारा। तो बताइए कि अगर वो केस खारिज हुआ तो क्या मुझे कोई डील के नतीजे में वो खारिज हुआ? इसलिए खारिज हुआ कि वो झूठ के ऊपर मबनी था। तो इसी तरह बहुत पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह अब जबकि वो जज साहबान जो उस साजिश में शरीक थे और उन फैसलों पर पहरा दे रहे थे कि जो उस दौर में किए गए, वो रुखसत हो गए हैं और अदलिया उनके असर से आजाद है, तो हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर नवाज शरीफ साहब को उनका हक मिलेगा और वो झूठ की सजाएं और वो झूठ के मुकदमे वो भी रद्दी की टोकरी में जाएंगे, तारीख की भी और अदालत की भी। बहुत शुक्रिया सर। मैं यहाँ पे आऊँगा सर, और एक सवाल ये है कि PMLN के अक्सर सीनियर लीडर तक ये कह रहे हैं कि अगले वज़ीर आज़म जो हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। अच्छा सर, इलेक्शन जनवरी में, इलेक्शन कमीशन ने वैसे डेट तो नहीं दी है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि जनवरी में इलेक्शन है और आज हम अक्टूबर क्रॉस कर गए, तकरीबन क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है नवंबर, दिसंबर और जनवरी। मियाँ साहब की दो सज़ाओं पर अपील है, एक इवनफील्ड और एक अल-अज़ीज़िया पे, और जाहिर है कि ये अपील पे अब केस चलेगा। और इस केस के हवाले से सर आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है सेक्रेटरी जनरल हैं आप PMLN के, तो आप समझते हैं सर कि मियाँ साहब जनवरी तक इन सज़ाओं से निकल सकेंगे? क्योंकि मरियम की अपील हमने देखी थी, उसमें काफ़ी टाइम लगा, तो आपको इस बात पे किस हद तक यकीन है सर कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जनवरी तक जो है वो इन तमाम केसेस से बरी हो जाएंगे और फिर PMLN अगर हुकूमत जीतती है तो वो अगले वज़ीर आज़म होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि चूंकि 30 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो हतमी जो हल्का बंदियां हैं उनका फैसला कर देंगे, तो गालिबन दिसंबर के शुरू में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। और जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होता है तो उसी के दौरान जो पहले 10 दिन होंगे या 5 दिन होंगे या जितने भी दिन होंगे, उसमें आपने कागजात नामजदगी दाखिल कराने होते हैं। तो इसलिए हम समझ ये जो
कुछ जमातों की तरफ से बात की जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दी जाए। इस वक्त सबसे बड़ा जो लेवल प्लेइंग फील्ड दरकार है वो मुस्लिम लीग नून को है, कि जिसको एक साजिश का निशाना बना के उससे उसकी क़यादत को छीन लिया गया, हमें लीडरलेस कर दिया गया। तो इसलिए अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड दरकार है तो पीपल्स पार्टी तो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लीडर तो मौजूद है इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, उन पे तो कोई पाबंदी नहीं है। ये तो मुस्लिम लीग नून है कि जिनके सदर को पहले नाअहल किया गया, फिर उनको कहा गया आप इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। हमें अपने कायद की इलेक्शन में क़यादत दरकार है, तब जाके हम समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो इसके लिए हम अदालत से जरूर दरख्वास्त करेंगे कि वो इसकी चाहे रोजाना समाअत करें, और जो इलेक्शन शेड्यूल है उससे पहले पहले इन अपीलों का फैसला हो सके, ताकि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। अगर उनकी अपीलों का फैसला इलेक्शन शेड्यूल के बाद आता है और इलेक्शन और अदालत कहती है कि ये केस झूठे थे, हम उन्हें बरी करते हैं, तो फिर उसका फायदा तो नहीं होगा। इनके बरी होने का फायदा तो तभी है कि वो इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक अपने कागजात नामजदगी दाखिल करा सकें। लिहाजा ये इंसाफ का भी तकाजा है कि एक इतनी बड़ा कायद, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के कायद को उसके इस बुनियादी हक से महरूम करना कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके, इंसाफ के मुताबिक नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया इसके लिए रोजाना भी अगर समाअत करनी पड़े। और दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ साहब का जो केस है उसकी ज्यादातर समाअत तो मरियम नवाज साहिबा के केस में हो चुकी है। जो पॉइंट्स ऑफ फैक्ट हैं वो बड़े रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, और मरियम नवाज साहिबा को भी मेरिट के ऊपर रिलीफ मिला था, किसी कानून का सहारा उन्होंने नहीं लिया था। अदालत ने कहा था कि कोई कनेक्शन नहीं है। तो मरियम नवाज साहिबा की बेगुनाही के बाद तो नवाज शरीफ साहब की जो बेगुनाही है वो एक जस्ट मैटर ऑफ प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो किसी भी सूरत उन प्रॉपर्टी से मुंसलिक नहीं है, ना उसके बेनिफिशियरी ओनर है, ना नॉन बेनिफिशियरी ओनर है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये फैसले जो है ये इलेक्शन से पहले हो जाएंगे। आप समझते हैं कि इलेक्शन से पहले हो जाएंगे? अभी मैं आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान देख रहा था सर, उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन का इंतजार नहीं बल्कि इलेक्शन को मियां नवाज शरीफ साहब का इंतजार है। इसका मतलब ये है कि उनका ये इशारा, और इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो साहब जैसे अभी लिविंग प्लेइंग फील्ड की बात की, पीटीआई कह रही है कि हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, जो निगरां हुकूमत है उसके ऊपर बाज़ाब्ता दोनों बड़ी सियासी जमातें ये इतराज़ कर रही हैं कि ये नून लीग की बी टीम है, और फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी अब एतराज़ आ गया है। तो सर बज़ाहिर ये लगता है जो बातें इस वक्त सिचुएशन है, आज से पहले पाकिस्तान में कई इंतखाबात हुए और वो इंतखाबात कोई भी साफ और शफाफ नहीं हो सका। 70 का एक इंतखाब कहा जाता है, लेकिन उस इंतखाब के नतीजे में फैसला नहीं मानने पे हमें बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन आज तक कोई इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। लेकिन आज से पहले 76 साल में किसी इलेक्शन को उसके होने से पहले इतना मुतनाज़ा नहीं बना जो आज बन रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपको याद होगा, हमने पीटीआई उस वक्त हुकूमत में थी और उनको बारहा कहा, कौमी असेंबली के अंदर कहा, कौमी असेंबली के बाहर कहा कि आप अपनी इंतकामी सियासत को बंद करें। आप कौमी असेंबली के अंदर एक स्पीकर के जरिए कमेटी बनाएं कि जिससे हम इंतखाबी इस्लाहात करें ताकि आइंदा इंतखाबात पे कोई तनाज़ा पैदा ना हो। उन्होंने इस बारे में कोई संजीदगी नहीं दिखाई। इसके बाद जब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में उनकी हुकूमत चली गई, तब भी हमने उन्हें बारहा कहा कि आप इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी में अपना किरदार अदा करें, और वो असेंबलियों से इस्तीफा देकर चले गए। और हमारा मकसद यही था कि अगर ये शामिल होंगे और तमाम जमातें मिलकर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से एक पैकेज बना लेंगी तो फिर किसी को इतराज करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन पीटीआई ने मुसलसल हट दर्मी का मुजाहरा किया, और उनकी सियासत का मरकजी नुक्ता जितनी देर वो बरसर इक़्तिदार रहे या वो अपोजिशन में आए, वो यही रहा कि वो एक कोई इस किस्म की खप्त में सवार थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर एक वही मुहिब वतन है, एक वही ईमानदारी का ठेका लेकर आए हैं
जो उनके साथ नहीं है वो चोर है, वो डाकू है, वो गद्दार है, उसका इस्लाम भी खतरे में है। तो ये वो रवैया है जिसने एक पोलराइजेशन मुआशरे में पैदा की, और उसका हम आज नतीजा भी देख रहे हैं कि एक बड़ा जहर है जो मुआशरे के अंदर पोलराइजेशन का वो फैल चुका है। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने तो अभी सब जमातों को बुलाया है, सबसे तजावीज़ भी ली हैं, पीटीआई को भी बुलाया गया था, उन्होंने बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को भी ऐलान किया है कि वो इंतखाबी अमल का जायजा ले सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि यकीनन इन इलेक्शन को साफ और शफाफ करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन भी जो मुमकिन इकदाम हैं वो उठा रहा है। ठीक है। अच्छा सर, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आ गए हैं और अब सियासत में एक तवाज़ुन पैदा हो गया है, लेकिन कुछ और लोग इस सवाल को इस तरह उठा रहे हैं कि मियां साहब के आने से यकीनन तवाज़ुन पैदा ज़रूर हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब जो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं वो इस वक्त जेल में हैं, उनकी सज़ा कलअदम है, और वो जब तक इलेक्शन में नहीं होते या आवाम में नहीं होते ये सियासी तवाज़ुन नहीं हो सकेगा। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम सब की ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब और उनकी जमात भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले ताकि उसे कोई बहाना करने का मौका ना मिले। मैं आपको 3 सवाल करता हूं, आप मुझे बताइए कि इन 3 सवालों का जवाब कोई पीटीआई वाला मुझे दे कि जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो वो कौन सा दानिश्वर था, वो कौन सा मुस्लिम लीग नून का दबाव था या एस्टैब्लिशमेंट का दबाव था जिसके तहत पीटीआई ने ये फैसला किया कि वो असेंबली में नहीं बैठेंगे बल्कि इस्तीफे दे के बाहर चले जाएंगे। अगर वो असेंबलियों में बैठे रहते तो शायद उनके हक में हालात मुख्तलिफ होते। दूसरे नंबर पे वो कौन सी दानिशमंदी थी या वो कौन सा अकल थी जिससे इमरान खान साहब ने या किस मुस्लिम लीग नून के कहने पे या एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे उन्होंने पंजाब और केपी की 2 हुकूमतें जहां पर वो हुकूमत में थे, जिनकी छतरी वो लेकर बैठे हुए थे, जिसकी पुलिस का वो फायदा उठाते थे, अपने हाथों से वो दोनों हुकूमतें उन्होंने तोड़ दी। क्या ये हमने उन्हें कहा था? ये तो उनका अपना कारनामा था। फिर आप ये बताइए कि किस हकीम ने उन्हें कहा था या किस प्रोफेसर ने उन्हें मशवरा दिया था या मुस्लिम लीग नून या एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें मजबूर किया था कि 9 मई को वो जिना हाउस को जला के राख कर दें, 9 मई को वो हमारे शोहदा की यादगारों को मस्मार कर दें, 9 मई को वो फौज की तनसीबात के ऊपर हमला आवर हो जाए? क्या इसके ऊपर उन्हें हमने दबाव दिया था? ये उनका अपना फैसला था। आज पीटीआई जिन हालात से गुजर रही है उसकी जिम्मेदार वो खुद है, वो किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। वो ना एस्टैब्लिशमेंट को इल्जाम दे सकते हैं, ना हमें इल्जाम दे सकते हैं, ना किसी और अपने मुखालिफ को दे सकते हैं। ये सारे फैसले उन्होंने, इमरान खान साहब ने अपनी दानिशमंदी में खुद किए हैं और आज वो उनका खमियाजा भुगत रहे हैं। अभी आप देखिए कि अमेरिका में जो कैपिटल हिल पर हमला हुआ था उसके नतीजे में उन्होंने हजारों लोगों को जेलों में डाला, 14-14, 18-18 साल कैद की सजाएं सुनाई। क्यों? कि हर रियासत, चाहे वो जमहूरी है या वो गैर जमहूरी है, कुछ उसकी रेड लाइंस होती हैं। अगर रेड लाइंस इंसानों की नहीं होती, रेड लाइंस रियासत की होती हैं, चूंकि रियासत हमसे बड़ी है। तो जब पीटीआई ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे हमला किया 2014 में, मैं समझता हूं कि उस वक्त हमारी शायद ये बहुत एक नरम दिली थी। हम नहीं चाहते थे कि मुल्क के अंदर कोई पोलराइजेशन ज्यादा हो, चूंकि उस वक्त मसाइल जिनको हम हल कर रहे थे हम उन पे तवज्जो देना चाहते थे। मेरा ख्याल है कि अब जब मैं पीछे देखता हूं वो बहुत बड़ी गलती थी इन्हें माफ करना। जैसे अमेरिका ने कैपिटल हिल पे सजाएं दी हैं, अगर पार्लियामेंट के ऊपर हमले में भी सजाएं हो जाती तो शायद 9 मई तक बात ना पहुंच। अब 9 मई आप दरगुजर करेंगे, कल को क्लर्कों का जुलूस निकलेगा, किसानों का निकलेगा, मजदूरों का निकलेगा, हर कोई कहेगा कि थोड़ा चलो जीएचक्यू से भी होते जाएं। ये चीजें तो आप किसी मुल्क में बर्दाश्त नहीं कर सकते किस तरह हो। ठीक है सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर वापस आते हैं। नाज़रीन, एक छोटा बैक।
अच्छा एहसान इकबाल साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं, मैं एक सवाल आपके सामने ज़रूर रखूँगा, और ये मियाँ साहब को बड़े चैलेंजेस हैं वो आए हैं इस वक्त पाकिस्तान में। सबसे पहला चैलेंज तो उनका सामने ये है कि उनके जो कानूनी रुकावटें हैं उसको उन्होंने ख़त्म करना है, क्योंकि रहम करम पे हैं अदालत के इस वक्त। तो कब तक केस चलता है क्या चलता है, ठीक है आपकी ख्वाहिश भी है और आपकी ज़रूरत भी है कि वो जल्दी चीज़ें निमट जाए, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी रुकावट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है सर, वो तंजीमी इख्तलाफ है। PMLN के अंदर बड़ा तंजीमी इख्तलाफ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सर 16 महीने की जो कारकर्दगी, हालांकि वो इत्तेहादी हुकूमत थी, लेकिन ज़ाहिर है वज़ीर आज़म और मेन जो आपके पोर्टफोलियो था कामीना का वो PMLN के पास था, तो ज़ाहिर है जो भी हालात उस वक्त हुए उसको उसके हवाले से आवाम में जो रिएक्शन है उसको भी उन्होंने फेस करना है। कारकुन PMLN के काफ़ी मायूस हैं। एक तूती बोलता था सर एक ज़माने में पंजाब में, वो हालात देखने को नहीं मिला। काफ़ी कारकुन मायूस हैं, उनको जो है वो पजीराई नहीं दी गई हुकूमत के ज़माने में। एक और बहुत अहम मसला है जो उनको बड़ा चैलेंज है, और वो चैलेंज है PTI की मकबूलियत, ख़ास तौर पे पंजाब में। जो गैलप सर्वे ने भी कुछ इसी तरह का दिया है कि इमरान खान को 60% मकबूलियत है और मियाँ नवाज शरीफ साहब को 36%। तो मैं चाहूँगा सर इस पे थोड़ा मुख्तसर सा मुझे ये बताएं कि मियाँ साहब क्या इन चैलेंजेस को से निकल आएंगे सर? साहब का जो आखिरी सवाल है वो मैं पहले दूंगा। अगर आप गैलप का ताज़ा तरीन सर्वे देखें, जो नवाज शरीफ साहब की वापसी और जलसा जो उन्होंने कामयाब तरीन किया, उसके बाद किया गया, उसमें क्लियर कट मुस्लिम लीग नून को फ्रंट रनर डिक्लेयर किया गया। नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब पर वाजे मकबूलियत का एडवांटेज दिया गया, उनकी रेटिंग बहुत हाई है। सो जो इससे पहले हालात थे वो नवाज शरीफ साहब के मुल्क में ना होने की वजह से मुस्लिम लीग नून को अपना भरपूर किरदार अदा करने में रुकावट थी। लेकिन अब जब से वो आए हैं तो जो हमारा कारकुन है, अगर आप उसका जोश और जज्बा देखें तो उसका आपको एक अक्स मीनार पाकिस्तान के जलसे में नजर आएगी कि जितना बड़ा वो जलसा था उससे कई गुना लोग, हमारे जो नारोवाल के लोग हैं वो 7-7, 11-11 किलोमीटर पैदल चल के पहुंचे हैं। हर तरफ से रास्ता चौक था और इसी तरह कई रास्तों से लोग उस जलसा गाह तक पहुंच ही नहीं सके। तो वो एक इस बात की अलामत है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है, जो उसकी बेस है, वो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से पूरी तरह मोबिलाइज हुई है और वो एनर्जाइज्ड है, और इंशाल्लाह ताला वो अगले इंतखाबात में भरपूर उसका आपको असर नजर आएगा। जहां तक आपने ये कहा कि कोई तंजीमी तौर पे इख्तलाफात हैं, देखिए हर जमात के अंदर मुख्तलिफ राय मौजूद होना एक फितरी अमल है जमहूरी जमात के अंदर। लेकिन जो इख्तलाफ होता है वो तब होता है कि जब मरकजी क़यादत के हवाले से लोग दावेदार हों और आपस में लड़ाई झगड़ा करें। मुस्लिम लीग नून में चाहे कोई भी हो, हर कोई नवाज शरीफ साहब की क़यादत के ऊपर इत्तफाक करता है, और लिहाजा मुस्लिम लीग नून को किसी किस्म का क़यादत के हवाले से कोई चैलेंज दरपेश नहीं है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी वजह होगी कि जिसमें हम ये कह सकें कि कोई पार्टी अंदर से कमज़ोर है। पार्टी अंदर से बहुत मुत्तहिद है, मजबूत है। बाकी जो लोगों की राय है वो हो सकती है, और इसको इनकरेज करना चाहिए कि लोग एक जमहूरी पार्टी के अंदर अपनी अपनी राय रखें, क्योंकि मुख्तलिफ रायों से ही आप बेहतर फैसले कर सकते हैं। ठीक है। अरे सर ये बताइए कि जाहिर है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सोच एक लिहाज से माजी में हमें देखा कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी, हालांकि शहबाज शरीफ साहब की जो वो ख़ुद कहते हैं कि मैं तो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा हूँ। और इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी, चाहे उनका ताल्लुक़ सहाफ़त से हो या पार्टी से हो, वो बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। इसीलिए अभी पिछले दिनों चंद बयानात मियाँ साहब के आए तो उस पर बड़ी हलचल मच गई थी। तो सर क्या ये मुमकिन है कि कहीं आगे चलकर मियाँ साहब का फिर इस्टेब्लिशमेंट से एक क्लैश हो, और अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी सर PMLN के लिए? क्या समझते हैं सर? देखिए पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट स्टेट्समैन है,
जितना उन्होंने पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर का और पॉलिटिक्स का मुशाहिदा और तजुर्बा किया है, पाकिस्तान में शायद उसके आधा भी किसी और के पास उतना तजुर्बा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किलात का सामना कर रहा है, चाहे वो मुआशी हैं चाहे वो सियासी हैं, हमें एक सीनियर स्टेट्समैन की जरूरत है कि जो एक हीलिंग का भी रोल प्ले कर सके, पूरे मुल्क और कौम को दोबारा यकजा करे। नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में अपना जो मुस्तकबिल का नक्शा है वो बहुत वाज़ेह पेश किया और उन्होंने दो चीज़ों पे जोर दिया। पहली बात उन्होंने कही कि आइन के रोशनी में आइन सबसे मुकद्दम है और उसको मानते हुए तमाम रियासत के इदारों, सतूनों और हम सब का फर्ज है कि हम एक दूसरे से ताउन करें और मुल्क को इस मुआशी गर्दाब से निकालें। और दूसरी बात उन्होंने यही कही कि अगर हमने मुल्क दुनिया के अंदर एक बावकार मुकाम पैदा करना है तो हमें एक मजबूत मईशत बनाने के लिए काम करना होगा। और उसमें उनका जो मुआशी विजन है वो आज से नहीं 1990 से पाकिस्तान की रहनुमाई कर रहा है। जब उन्होंने 1990 में यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन की पॉलिसीज, ओपन इकोनॉमी मुतारिफ कराई तो साउथ एशिया में किसी को इसका मतलब भी नहीं पता था। लेकिन उनकी हुकूमत एक साल बाद खत्म कर दी गई और इंडिया ने वही पॉलिसीज जो है कॉपी की और उनको लेके चला और 10 सालों में वो हमसे आगे निकल गया। फिर इसी तरह 97-99 में जहां हम एक एटमी कुव्वत बने, वहां पर विजन 2010 के जरिए हमने मुल्क की मईशत को एक लॉन्ग टर्म रास्ता, रोड मैप दिया। वो भी एक साल बाद मार्शल लगा और उस रोड मैप को बाहर फेंक दिया गया। 2013 में पाकिस्तान के सबसे बड़े चैलेंजेस थे तवानाई का, 18 घंटे बिजली नहीं आती थी, दहशतगर्दी का, हर रोज खुदकुश बम्बार पड़ता था। आप जिस शहर में हैं, कराची में, हालत ये थी कि कोई शख्स घर से निकलता था तो उसकी माँ, बहन, बेटी मुसल्ले पे बैठ के दुआ करती थी कि मेरा शौहर, वालिद, भाई शाम को खैरियत से आ जाए। तो उन हालात में नवाज शरीफ साहब ने डिलीवर किया। ना सिर्फ ये कि तवानाई के बहरान को हल किया, दहशतगर्दी को डिफीट किया, बल्कि सी पैक जैसे मंसूबे उन्होंने मुल्क को आगे किया। और हमने एक विजन 2025 उसको फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो अब जरूरत इस बात की है कि हम मईशत को बढ़ाने के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। और मैं एक बात जरूरी कहना चाहता हूं, देखिए 75 साल हमने एक काम किया है कि सियासतदान हो, अदालत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, हर किसी ने अपनी पीठ का दिफा किया है कि मुझे कोई पीछे से खंजर तो नहीं घोंप देगा। हमने 75 साल के देखते देखते अपनी पीठ देखते देखते जाया कर दी है। अब वक्त आ गया है कि हम बजाय पीछे देखने के आगे देखें, बाहमी अदम एतमाद को बाहमी एतमाद में तब्दील करें और सब मिलकर जस्ट के साथ मुल्क को आगे ले जाने के लिए काम करें। और इसी पैराए में, इसी फ्रेमवर्क के अंदर इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर काम करेंगे। अच्छा सर, मैं जाहिर है अब टाइम मेरे पास कम रह गया, वरना मैं बहुत अहम तरीन सवालात भी थे मेरे ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पे, इलेक्शंस की बुनियाद पे, आइंदा हुकूमत की बुनियाद पे। लेकिन फ़िलहाल 2 सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ और उसके जवाबात मैं चाहूँगा थोड़ा थोड़ा आ जाए, टाइम मेरे पास कम रह गया। एक तो ये सर कि PMLN में जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं या हम तक बात पहुँचती है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप नाम ना पूछ लीजिएगा, लेकिन ये है कि जाहिर है उसकी हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है कि PMLN की तरफ से 2 वज़ीर आज़म का नाम लिया जाता है। एक ग्रुप ऐसा है वो कहता है कि जी सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म होंगे तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता उनकी मौजूदगी में। जबकि दूसरा ये कहता है कि मियाँ साहब को वो किरदार अदा करना चाहिए पार्टी के मसलन वो जगह बैठें जो बादशाह घर का होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं या इंतज़ामी मसला है या वजारत उज़्मा का मसला है वो शहबाज शरीफ साहब के सुपुर्द कर दिया जाए, इससे मसाइल हल होंगे। उनका ये ख्याल है कि अब शायद हम इस पोजीशन पे नहीं हैं कि अगर मियाँ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसा अमल कर गए तो अब हम शायद जेल जाने की पोजीशन में नहीं है काफ़ी, और ना मुस्लिम लीग नून जो है वो इस किस्म की किसी मुश्किलात को फेस करने की पोजीशन में। जी उनने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं, बड़े मुश्किल हालात में जेलें देखी, कोई हमारा काउंसलर भी पार्टी छोड़कर नहीं गया। और आपने उन लोगों का भी हाल देख लिया है कि जिन्होंने अभी जेल भी नहीं देखी तो सब कानों को हाथ लगा के तो PTI छोड़ गए हैं। देखिए बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अगर कहा वोट को इज्जत दो,
इसके बाद आपने देखा नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पे अपने तर्जुमान के जरिए कहा कि हमने बहसीत इदारा ये फैसला कर लिया है कि हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। इसी तरह अभी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब ये रूल्स एंड प्रोसीजर केस था कि हमें पार्लियामेंट के किरदार को तस्लीम करना चाहिए। तो पार्लियामेंट वोट की इज्जत की इलामत है ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट को तस्लीम करेंगे और अगर आर्मी भी बहसीत इदारा कह रही है कि हम सियासत में दखल अंदाजी का जो तजुर्बा है उससे हमने सबक सीखा है कि आइंदा हमने ये काम नहीं करना, तो इसका मतलब है कि झगड़ा तो फिर किसी बात का नहीं रहा ना। झगड़ा तो इसी पे था कि भी आपको सियासत में दखल नहीं देना चाहिए। तो अगर वो भी ये कहते हैं कि हम सियासत में दखल नहीं देंगे, अदलिया कहती है हम पार्लियामेंट के साथ काम करना चाहते हैं, तो अब सबका फर्ज है कि जैसे मैंने कहा कि अब आगे की तरफ देखें, एक दूसरे से कदम मिलाकर इस मुल्क को मुआशी गर्दाब से निकालने के लिए काम करें। सर, इसी में मुल्क का मुस्तकबिल है। ये आखिरी सवाल है, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है सर, और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी का ये ख्याल है, आवाम का भी ये ख्याल है, कुछ सियासी जमातों का भी ख्याल है कि पहले मईशत की बहाली हो, निगरान हुकूमत और जो आर्मी चीफ काम कर रहे हैं वो हो, उसके बाद ये जो क्रैकडाउन्स हो रहा है वो क्रैकडाउन्स हो और उसके बाद इंतखाबात हों। तो आप इससे मुतमईन हैं सर? बस 1-2 मिनट है सर आपके पास। पहली बात यह कि जो निगरान हुकूमत है ना, वो चाहे 10 साल के लिए भी बैठी रहे, उसके साथ एक अनसर्टनिटी रहती है। दुनिया में सरमाया का अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।